हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 12 करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम करेंगे। ये काफ़ी थोड़ी सी लॉन्ग थ्योरम है बट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। जॉर्डन होल्डर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको कंपोजिशन सीरीज याद होनी चाहिए। तो कंपोजिशन सीरीज किसी भी ग्रुप की क्या होती है कि हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है, अगर हम उसके अंदर से इस टाइप के सब ग्रुप्स या कहें तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप इस टाइप से निकाल सकते हैं, इस टाइप से कि जो हमारे पास इस टाइप से चलते रहें, जिसमें हमारे पास जो H1 है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का, H2 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए H2 का, डॉट डॉट हमारे पास टर्म्स चलती जाएंगी कहाँ तक HN तक, जहाँ पे जो लास्ट वाला सब ग्रुप होगा वो इससे पहले वाले का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ये जो ग्रुप होगा ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर जिस ग्रुप के पास इस टाइप की जो सीक्वेंस है वो एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास ग्रुप कंपोजिशन सीरीज बनती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारे पास जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विथ टू कंपोजिशन सीरीज सच दैट। अब हमारे पास जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसके पास दो कंपोजिशन सीरीज है, किस टाइप की, जी इज अ सबसेट ऑफ एच, जी जो सुपरसेट है H1 का, वो सुपरसेट है H2 का, वो सुपरसेट है H3 का, और इस टाइप से हमारे पास टर्म्स चलती जा रही है HN तक, वो हमारे पास किसके ऊपर हो गया है E के। एंड अनदर कंपोजिशन सीरीज क्या है हमारे पास कि G सुपरसेट है K1 का, K1 सुपरसेट है K2 का, K2 सुपरसेट है K3 का, और इस तरह से हमारे पास टर्म्स चल जाती है KM तक, और KM जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, और जो सुपरसेट है क्या है कि H1 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, H2 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, इस टाइप से भी हमारे पास सारे H के लिए सारे K के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो हमें जॉर्डन होल्डर थ्योरम में क्या प्रूव करना है, अगर इस टाइप से दो कंपोजिशन सीरीज हैं जिसमें पहली कंपोजिशन सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n तक है, और दूसरी कंपोजिशन सीरीज के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं वो m तक है। ठीक है, तो हमारे पास n इक्वल्स टू m होता है, मतलब दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप्स, और जो हमारे पास हर एक कंपोजिशन सीरीज के लिए दो कंपोजिशन सीरीज है, दोनों कंपोजिशन सीरीज के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो दोनों आपस में एब्स्ट्रैक्टली इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, किस टाइप से, हमारे पास पहले कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप्स क्या होंगे, देखो G अपॉन H1 हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, क्योंकि H1 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। सिमिलरली H2 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, तो H1 अपॉन H2 हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। इस टाइप से हमारे पास जितने भी क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे इस कंपोजिशन सीरीज की, एंड जो दूसरी वाली कंपोजिशन सीरीज है किस टाइप के बनेंगे, G अपॉन K1, K1 अपॉन K2, इस टाइप के जो क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे। अब एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज दे कैन बी पुट इनटू वन कॉरस्पॉन्डेंट सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप्स हैं वो एक क्वेश्चन ग्रुप उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, तो हम उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है कि जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसके अंदर हम दो कंपोजिशन सीरीज कंसिडर करके चलने हैं, जिसके अंदर जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है फर्स्ट वाली कंपोजिशन सीरीज में वो HN तक जा रहे हैं, और दूसरी वाली कंपोजिशन सीरीज में हमारे पास जो नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो KM तक जा रहे हैं, और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास आइडेंटिटी इक्वल है। ऑब्वियसली कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन लग रही है, तो हमें जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो N और M है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इनके कंपोजिशन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो सारे आपस में एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे, या फिर कहें तो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स हमारे पास आइसोमॉर्फिक होंगे। ये हमारे पास जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है, वन बाय वन हम करेंगे, तो अच्छे से देखिएगा, केस वाइज हमारे पास जो इसका प्रूफ है वो सॉल्व होगा। प्रूफ किस तरह से लेके चलेंगे, देखो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसे हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विद टू कंपोजिशन सीरीज, हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज इस टाइप से। ठीक है, ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है उसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट n इक्वल्स टू m। सबसे पहले हमें दोनों जो n है और m है वो दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। सेकेंडली द टू कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप्स, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज के लिए वो दोनों एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप्स इस फॉर्म के होंगे, पहली वाली सीरीज को दूसरी वाली सीरीज के, वो दोनों एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, दो पार्ट्स में प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड। हम जो ये थ्योरम है इसे इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो हम मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास ये थ्योरम है वो हर एक उस ग्रुप के लिए ट्रू है जिसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से कम।
ठीक है, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं। देन वी शैल प्रूव दैट द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर जी। तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो थ्योरम है वो जो ग्रुप है जी उसके लिए भी हमारे पास थ्योरम ट्रू है। ठीक है, अब जो हमारे पास जी है उससे कम ऑर्डर वालों के लिए वो ट्रू है और जी के लिए हमें प्रूव करनी है। तो जी के लिए एक एक करके हम ग्रुप ऑर्डर डिसाइड करके चलते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास इक्वल्स टू 1 हो गया, अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ई। ठीक है, ई के लिए हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो ऑब्वियस हो जाएगी अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ना तो क्वेश्चन ग्रुप कुछ बनेगा, क्योंकि उसका कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही नहीं, वो खुद ही मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो उसका अगर क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे तो वो जस्ट बेकार की बात होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो हमारे पास ऑब्वियस हो जाएगी अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 हो गया तो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या लेके चलते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब 1 के लिए तो हमारे पास थ्योरम ऑब्वियस हो गई। अब हम ऑर्डर ऑफ जी कंसिडर करके चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो या तो 2 हो या फिर 2 से बड़ा हो, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सेकंड जो केस है हम उसके लिए हम लेकर चलेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, केस 1 फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या करा, इफ H1 इक्वल्स टू K1, जो हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज थी, हमने दो कंपोजिशन सीरीज सिलेक्ट करी थी। किस टाइप से सिलेक्ट करी थी, जी सबसे सुपर सेट है H1, सुपर सेट है H2, इस टाइप से डॉट डॉट हमारे पास टर्म चली थी Hn तक। और दूसरी क्या थी, जी सुपर सेट है हमारे पास K1 का, सुपर सेट है K2 का, और डॉट डॉट हमारे पास टर्म चली थी Km तक। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल थे। ठीक है, अब हम इसमें क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, देखो सबसे पहला जो ग्रुप है, जो सुपर सेट है वो जी है, और जी तो आपस में दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब हम उसके बाद वाला अगर H1 और K1 आपस में इक्वल हो जाते हैं तो, ठीक है, इफ H1 इक्वल्स टू K1 इन दिस केस आफ्टर रिमूविंग जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, जी हमारे पास दोनों में सेम है, हम कंसिडर कर लेते हैं इफ H1 इक्वल्स टू K1, H1 और K1 भी आपस में इक्वल है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में से इस जी को हम रिमूव कर दें, इसको हम रिमूव कर दें, तो हमारे पास कितनी कंपोजिशन सीरीज बचेगी, बस इतनी बचेगी। ठीक है, तो हम वी गेट द रिमेनिंग सीरीज, रिमेनिंग सीरीज हमें ये बच रही है H1 H2 H3 डॉट डॉट Hn तक। ठीक है, और K1 K2 K3 डॉट डॉट Km तक। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H1 वो लेसन होगा ऑर्डर ऑफ जी के। क्यों लेसन होगा, क्योंकि H1 जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, दैट इज सब ग्रुप बन रहा है जी का, तो वो उसका जो ऑर्डर है वो ऑब्वियसली लेसन होगा ऑर्डर ऑफ जी से। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ K1 भी लेसन होगा ऑर्डर ऑफ जी से। तो सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस थ्योरम इज ट्रू। हम जो इंडक्शन हाइपोथेसिस अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास थ्योरम ट्रू हो जाती है। क्यों ट्रू हो जाती है, क्योंकि हम इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या लेकर चले थे कि हमारे पास हर एक उस ग्रुप के लिए हमारे पास थ्योरम ट्रू हो जाती है जिसका ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ H1 लेस देन आ गया ऑर्डर ऑफ जी से, इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ H1 के लिए, मतलब H1 के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू हो गई है। तो उसके लिए हमारे पास क्या लिख सकते हैं, द थ्योरम इज ट्रू बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। ऑल्सो जो जी अपॉन H1 होगा वो जी अपॉन K1 के इक्वल होगा। देखो H1 के बाद की जो टर्म्स है उन सब के लिए तो हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो रही है। अब उससे पहले वाला जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बना वो बस यही तो बना। इन दोनों के लिए हम देखें तो जी अपॉन H1 इक्वल टू जी अपॉन K1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि H1 हमारे पास K1 के इक्वल है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही आइडेंटिकल क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे। सो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आर इक्वल, इसलिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स इक्वल हो गए। तो अगर हम H1 इक्वल टू K1 लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, ये देख लिया। अब हमारे पास केस नंबर 2 चलेगा। केस नंबर 2 क्या है, अगर हम H1 इज नॉट इक्वल टू K1 कंसिडर करके चले। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स है, सेकंड है, हमने 3 लॉ पढ़े थे, फंडामेंटल लॉ ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने सबसे पहले कंसिडर कराया कि H1 इज नॉट इक्वल टू K1 है, तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है, देखो यहाँ पे हमने थ्योरम लिख रखी है Hn अपॉन m, n जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, H अपॉन H इंटरसेक्शन n के। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे पास n है वो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है और जो H है वो सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, तो यही वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखो सबसे पहले लेफ्ट में क्या है, Hn अपॉन n है। ठीक है, तो H k अपॉन H लिख सकते हैं, Hn अपॉन n था तो हम यहाँ पे H k अपॉन H1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो H1 है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है और K भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है G का। ठीक है, तो H1 K1 अपॉन H1 लिख सकते हैं और इधर H1 K1 अपॉन K1 लिख लिया। मतलब हमने यहाँ पर क्या करा है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास N है वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है और जो H है वो सिंपल ग्रुप है।
ठीक है। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास H1 और K1 दोनों ही हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G के। तो हम एक बार N किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, इस वाले को कंसिडर करके चल रहे हैं, और इसमें हम N इस वाले को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे पास HN/N था तो NN आ गया यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले में हमारे पास NN आ गया, ठीक है। हमने एक एक करके दोनों को कंसिडर कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं। उस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक सब ग्रुप था, बट यहाँ पे दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों केसेस के लिए अप्लाई होगी। वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, अब ये देख लो किसके आइसोमॉर्फिक है, H/H इंटरसेक्शन N के, ठीक है। अब यहाँ पे H हमारे पास क्या है, K1/H1 इंटरसेक्शन K1 के, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H क्या है, यहाँ पे हमारे पास H ही है, तो H1/H1 इंटरसेक्शन K1 के, ठीक है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 मान लिया, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 मान लिया। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 किस टाइप से आई है, तो खुद एनालाइज करना। सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स जो है उसके यहाँ पर थ्योरम लगाइए। हमारे पास H1 और K1 दोनों नॉर्मल मैक्सिमल सब ग्रुप्स बन रहे हैं G के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल भी है, दोनों के दोनों नॉर्मल है और सब ग्रुप भी है। और हमारे पास जो आइसोमॉर्फिज्म वाली सेकंड लॉ जो है आइसोमॉर्फिज्म का, उसके अकॉर्डिंग एक तो सब ग्रुप होना चाहिए और दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक बार हम एक को नॉर्मल सब ग्रुप कंसिडर करके चल रहे हैं, दूसरे को सब ग्रुप, ठीक है। इस टाइप से हमने दोनों इक्वेशंस बनाई है। नहीं समझ में आई हो तो खुद एनालाइज करना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। Here H1K1 is a normal subgroup of G containing H1। यहाँ पे जो हमारे पास H1K1 है, यहाँ पे भी H1K1 और यहाँ पे भी हमारे पास H1K1, तो ये दोनों जो हमारे पास है H1K1 जो बन रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का। क्यों नॉर्मल सब ग्रुप, क्यों, क्योंकि H भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर N हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, M हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट NM भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। और ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो कैसा है, कंटेनिंग H1, इसके अंदर H1 कंटेन है, और सिंस H1 इज मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ G, और जो H1 है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज H1K1 इक्वल्स टू G हो गया है। H1 इंटू K1 हमारे पास G के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और H1 हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हम कह सकते हैं कि H1K1 इक्वल्स टू G है, ठीक है। अब जब ये H1K1 हमारे पास इक्वल्स टू G आ गया, तो हम इक्वेशन 5 और 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, H1K1 की जगह G लिखते हैं, ठीक है। H1 हमारे पास S K1 हमारे पास S H1 इंटरसेक्शन K1 को हम D मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D आ गया, ये से हमने इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया। सिमिलरली H1K1 हमारे पास G अपॉन में K1 S चल रहा है, H1 हमारे पास सेम H1 इंटरसेक्शन K1 को हमने D माना है, तो वो यहाँ पे D आ गया, ठीक है। अब देखो, नाउ H1 इज मैक्सिमल इन G, जो हमारे पास H1 है वो हमारे पास मैक्सिमल है G में, यहाँ पे भी H1 है और यहाँ पे भी H1 है, ठीक है। H1 जब मैक्सिमल है G में, तो G अपॉन H1 हमारे पास सिंपल ग्रुप होगा। देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी मैक्सिमल सब ग्रुप के लिए कि अगर कोई भी ग्रुप G, उसके अंदर का हम कोई एलिमेंट निकालते हैं, कोई सब ग्रुप निकालते हैं H जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ग्रुप बनता है G अपॉन H, वो हमेशा सिंपल ग्रुप बनता है। ये हमने थ्योरम करी थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको नहीं पता हो तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो H1 हमारे पास मैक्सिमल सब ग्रुप है G का, और G हमारे पास G का हमने सब ग्रुप निकाला है मैक्सिमल सब ग्रुप, ठीक है। और G अपॉन H हमारे पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये हमारे पास सिंपल ग्रुप बनता है, तो दिस इंप्लाइज G अपॉन H1 इज सिंपल, ठीक है। G अपॉन H1 हमारे पास सिंपल हो गया है। अब G अपॉन H1 हमारे पास सिंपल हो गया है, तो ये इससे हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो K1 अपॉन D है वो भी हमारे पास सिंपल होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फिक है। G अपॉन H1 हमारे पास सिंपल है, तो K अपॉन D भी हमारे पास सिंपल होगा, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि D मैक्सिमल होगा K1 में, D मैक्सिमल होगा K1 में। देखो H1 हमारे पास G में मैक्सिमल था, और K1 अपॉन D हमारे पास सिंपल आ गया, इसका मतलब D हमारे पास K1 में मैक्सिमल होगा, जिस रिवर्स कंडीशन अप्लाई करती। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 8 में भी अप्लाई करके ये कह सकते हैं कि D मैक्सिमल होगा H1 में, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, D हमारे पास K1 में भी मैक्सिमल हो गया है और D H1 में भी हमारे पास मैक्सिमल हो गया है। अब हम क्या करके चल रहे हैं, अब हम अपनी जो कंपोजिशन सीरीज थी उसको अगेन कंसिडर करके चलेंगे, बट फॉर D, ठीक है। D के लिए हमारे पास क्या जाएगी, देखो D के लिए जब हम अपनी कंपोजिशन सीरीज बनाएंगे तो किस टाइप से आएगी, सबसे पहले D आएगा, वो सुपर सेट होगा D1 का, सुपर सेट होगा D2 का, वो सुपर सेट होगा D3 का, डॉट डॉट हमारे पास टर्म्स चलेंगी DT तक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले में N, दूसरे वाले में M और इस वाले में हम T तक कंसिडर करके चल रहे हैं, और लास्ट वाले टाइम हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज बन रही है D के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, G हमारे पास सुपर सेट है H1 का, H1
का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या आया था, डी आया था अभी पीछे पीछे। तो H1 इज अ सुपरसेट ऑफ डी, और डी के बाद हमारे पास ये वाली कंपोजिशन सीरीज आगे कंटिन्यू हो सकती है। सिमिलरली जी हमारे पास सुपरसेट है K1 का, और K1 का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या आया था, डी आया था अभी पीछे आया था, ठीक है। और डी के बाद हमारे पास ये वाली सीरीज कंटिन्यू हो सकती है आइडेंटिटी तक, ठीक है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 मान लिया, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 मान लिया, ठीक है। R2 कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। अभी हमारे पास दो नई कंपोजिशन सीरीज आ गई, पहले वाली भी है और हमने दो और बना ली इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है। Let us have composition quotients from equation 9 and 10। अब यहाँ पे हम composition quotients फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है कि जो हमारे पास composition quotients है वो दोनों आपस में कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल है, दैट इज आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो देखो एक चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई, देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, डी से लेकर डी टी तक दोनों सीरीज में सेम है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास दो ही एलिमेंट इधर है, दो ही एलिमेंट इधर है, तो हमारे पास n इक्वल्स टू m तो हो गया है, कंडीशन n इक्वल्स टू m तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, सेकंड वाली कंडीशन को प्रूव करना रह गया है, ठीक है। तब हम उसे प्रूव करते हैं। लेट अस हैव कंपोजिशन क्वेश्चंस ग्रुप्स फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10। कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप हम फाइंड करेंगे तो किस टाइप से आएंगे, G/H1, H1/D, D/D1, इस टाइप से हमारे पास कंपोजिशन क्वेश्चंस चलेंगे कहाँ तक, DT/D, DT-1/DT तक, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 मान ली, और सेम दूसरी वाली कंपोजिशन सीरीज के लिए जब हम निकालेंगे तो वो किस टाइप के आएंगे, वो हमारे पास आएंगे G/K1, K1/D, D/D1, इस टाइप से चलते रहेंगे कहाँ तक, DT-1 से D/DT तक, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 12 मान लिया। अब इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 से हम क्या कह सकते हैं, देखो G/H1 हमारे पास आइसोमॉर्फिक था K1/D से, अभी हमने पीछे प्रूफ करा है, G/H1 आइसोमॉर्फिक था K1/D से, ठीक है। और सेम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को भी ध्यान रखिएगा, G/K1 आइसोमॉर्फिक था H1/D से, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आ गई, जो G/H1 है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, K1/D के, G/H1 आइसोमॉर्फिक है K1/D के, ठीक है। और G/K1 आइसोमॉर्फिक है H1/D के, ठीक है। इसमें तो कोई मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप्स में आइसोमॉर्फिक बैठ रहे हैं, ये इसका आइसोमॉर्फिक और ये इसका आइसोमॉर्फिक बैठ रहा है, ठीक है। और ये चीज तो हमें पता ही है, D/D1 आइसोमॉर्फिक है, D/D1 के दोनों तो बिल्कुल सेम ही ग्रुप से तो आइसोमॉर्फिक होंगे, ऐसे D1/D2 आइसोमॉर्फिक होंगे, और लास्ट वाले तक डॉट चलते जाएंगे आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अब देखो सारे एलिमेंट्स चाहे क्रॉस में आइसोमॉर्फिक हुए हैं, बट सारे क्वेश्चन ग्रुप्स किसी ना किसी क्वेश्चन ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंगली आइसोमॉर्फिक बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आर ईच आइसोमॉर्फिक सेपरेटली, सारे ग्रुप्स अलग अलग सेपरेटली आइसोमॉर्फिक बैठ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आइसोमॉर्फिक बैठ रहे थे, ये डी वाली जो कंपोजिशन सीरीज हमने यूज करी थी उसके हिसाब से बैठ रहे थे, लेकिन हमने अपनी जो पहले वाली थी उसके अकॉर्डिंग भी बैठाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलते हैं, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 9 आर टू कंपोजिशन सीरीज फॉर जी ईच हैविंग H1 इन सेकंड प्लेस। अब हमारे पास एक इक्वेशन है 9, ठीक है, एक इक्वेशन है कौन सी 1, एक इक्वेशन है 1, ये रही दिख रही है ना, हाँ ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है, 9 नहीं दिख रही है, अब एक मिनट अब दिख रही होगी शायद, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है जिसमें सेकंड प्लेस पर H1 आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें सेकंड प्लेस पर H1 आ रहा है। दो कंपोजिशन सीरीज है जी के लिए जिसका सेकंड प्लेस पर हमारे पास H1 है, तो हम उसके लिए क्या लेकर चलते हैं, द क्वेश्चंस बाय केस 1, द क्वेश्चन ग्रुप डिफाइंड बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 9 मे बी पुट इनटू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। तो हमारे पास जो केस 1 था, केस 1 क्या था, जब हमारे पास H1 इक्वल्स टू K1 था, मतलब सेकंड वाला जो प्लेस था वो दोनों आइडेंटिकल था, हमारे पास सेकंड वाले प्लेस ही तो आइडेंटिकल थे, उस केस में हमारे पास थ्योरम ऑब्वियस हो गई थी। तो हम सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप्स हैं डिफाइंड बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 9 से जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप्स आ रहे हैं वो 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में पुट कर सकते हैं, एंड सो दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। तो हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आएंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। सिमिलरली अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 10 देखते हैं, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने जो इक्वेशन 9 और इक्वेशन 1 जो हमारे पास बन रही थी उनको किस तरह से, उनके जो क्वेश्चन ग्रुप है उन्हें किस तरह से आइसोमॉर्फिक करा है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ केस 1। सिमिलरली हम केस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 10 का यूज करेंगे, तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास इधर K1 है और इधर भी हमारे पास इक्वेशन 10 में सेकंड प्लेस पर K1 है। तो हम अगेन केस 1 का यूज करें तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो उसमें भी सेकंड प्लेस पर K1 था, इक्वेशन नंबर 2 में भी सेकंड प्लेस पर K1 था, तो हम अपनी केस फर्स्ट का यूज करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, द क्वेश्चन ग्रुप्स डिफाइंड बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 10 मे बी पुट इनटू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, उन्हें 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में पुट किया जा सकता है जो क्वेश्चन ग्रुप्स बन रहे हैं, सो दैट
कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, जिससे हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप्स हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली कि हेंस g अपॉन h1, h1 अपॉन h2, h2 अपॉन h3 डॉट डॉट h n माइनस अपॉन n माइनस 1 अपॉन hn। एंड दूसरी वाली कंपोजिशन सीरीज के जो क्वेश्चन ग्रुप्स हैं g अपॉन k1, k1 अपॉन k2, k2 अपॉन k3 डॉट डॉट km माइनस 1 से km अपॉन km तक के जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप्स बनने हैं सारे, वो सारे इक्वल होंगे, दैट इज आइसोमॉर्फिक होंगे, या फिर कहें तो एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो ये थ्योरम है वो प्रूफ होती है। थोड़ी सी लॉन्ग थ्योरम है, समझ में आ गई होगी, हमने 2 केस में सॉल्व करी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।